नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे राजस्थान की कल्चर चल रही है, तो इसमें राजस्थान की लोक नाट्य आज हम आपको पढ़ाएंगे। लोक नाटक हमारे कौन कौन से हैं, ये टॉपिक रीट मेंस के साथ साथ आपको बीएसटीसी और पीटीईटी में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये नोट्स आप लोग एक साथ ही डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन पर मैं आपको डाल दूँगा इसको, और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों चलिएगा, आज मैं शुरुआत करता हूं इस विशेष टॉपिक की, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जिस व्यक्ति ने या जिस बच्चे ने अभी तक हमारी क्लास 7 टॉपिक नहीं देखे हैं कल्चर के, वो एक बार उन सभी क्लासों का रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। और आज से मैं शुरुआत कर देता हूं आपकी राजस्थान के लोकनाट्य। तो ये आज ख़त्म हो जाएगा, ये 1 घंटे के आसपास की क्लास होगी और ये कंप्लीट आपको चैप्टर पूरा हो जाएगा राजस्थान के लोक नाटक। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में आपको देखने को हर बार मिलता है एग्ज़ाम में, तो इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा ये नोट्स कितने महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि भाई लोक नाटक या लोक नाट्य किसको कहते हैं। तो रंगमंच पर लोगों के मनोरंजन के लिए जो कार्यक्रम किया जाता है उसको हम लोक नाटक कहते हैं। सबसे पहले लोक नाटकों में हम पढ़ते हैं तमाशा। तमाशा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से किस तरीके से पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो देखिएगा, तमाशा जो है साथियों वो जयपुर का प्रसिद्ध है, और तमाशे की जो शुरुआत हुई थी वो उसके प्रवर्तक हैं वंशीधर भट्ट। वंशीधर भट्ट तमाशे के प्रवर्तक हैं, और ये जो तमाशा प्रसिद्ध हुआ था जयपुर के शासक, कछवा शासक हैं सवाई प्रताप सिंह, उसके काल में ये प्रसिद्ध हुआ था। तमाशे के अगर वाद्य यंत्रों की बात करें हम तो हारमोनिया, नगाड़ा और तबला है, ठीक है। और तमाशे की प्रमुख महिला कलाकार आपसे पूछी जाए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कौन है? गौहरा जान है। याद रखेंगे, तमाशा की प्रमुख महिला कलाकार कौन है? गौहरा जान है। तमाशा दिन में आयोजित किया जाता है, इसमें महिलाओं की भूमिकाएँ मुख्य होती है, इसमें महिला भूमिका निभाती हैं। और तमाशे के उस्ताद कौन है? उस्ता कला। तमाशे की जो उस्ता कला है उस किसने प्रारंभ की थी? तो याद रखेंगे फूलजी भट्ट ने की थी। तमाशे में जो उस्ता कला है उसका प्रारंभ किसने किया था? फूलजी भट्ट ने किया था। और आपको बता दें कि राजस्थान में प्रमुख तमाशे कौन कौन से हैं, एक बार नज़र दोहराइएगा यहाँ पर। पहला है हमारा हीर रांझा तमाशा। तो ये हीर रांझा तमाशा साथियों धूलैंडी पर आयोजित होता है। जोगी जोगण तमाशा ये हमारा होली पर आयोजित होता है। उसके बाद आपका गोपी चंद का तमाशा और छेल पणिहारी का तमाशा ये चैत्र अमावस्या पर आयोजित होता है। और झूठन मियाँ का जो तमाशा है ये हमारा शीतलाष्टमी पर आयोजित होता है। तो ये आपको राजस्थान के प्रमुख तमाशे हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। कौन सा तमाशा कब आयोजित या किस अवसर पर आयोजित होता है, एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अब आपको इसी के अलावा तमाशे में और कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, वंशीधर भट्ट इसके प्रवर्तक हैं ही, साथ ही साथ ब्रजपाल भट्ट और गोपी कृष्ण भट्ट। और वर्तमान कलाकार अगर आपसे पूछा जाए तो वासुदेव भट्ट हैं। कौन है? वासुदेव भट्ट है। और महिला कलाकार का नाम आपको विशेषकर याद रखना है, कौन है? गौहरा जान है। ये तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद है कि मानसिंह प्रथम के काल में 1594 ईस्वी में मोहन कवि के द्वारा एक धमक मंजरी तमाशे का प्रदर्शन किया गया था। धमक मंजरी तमाशा किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? मोहन कवि के द्वारा ये प्रदर्शित किया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे चलते हैं हम चार बेत। तो साथियों चार बेत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी गया है एग्जाम में कि चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? टोंक। टोंक जिले का चार बेत जो लोक नाटक है वो बहुत प्रसिद्ध है। और ये पठानी काव्य शैली का लोक नाटक है। किसका है? पठानी काव्य शैली, जिसको हम कव्वाली के नाम से जानते हैं, उसका प्रसिद्ध रूप है ये। नवाब फैजुल खां के काल में ये प्रारंभ हुआ था। चार बेत किसके काल में प्रसिद्ध हुआ था? बताओ कब हुआ था ये प्रारंभ? इसका नवाब फैजुल खां के काल में ये प्रारंभ हुआ था। अगर आपसे चार बेत के प्रवर्तक पूछे जाएं तो आपको दो के नाम याद रखने हैं। पहला है अब्दुल करीम खान और दूसरा है खलीफा खां विहंग। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, अब्दुल करीम खां और खलीफा खां विहंग।
दोनों याद रखने हैं। ये चार वेद के प्रवर्तक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका वाद्य यंत्र कौन सा है चार वेद नाटक में, तो याद रखेंगे ढपली है। कौन सा है? ढपली। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? आगे चलते हैं। बुस्त भाषा में लिखी गई चार पंक्तियों के वाचन के कारण यह चार वेद कहलाता है। भाई चार वेद किसको कहते हैं? कि बुस्त भाषा में जो चार पंक्तियां लिखी जाती हैं, इस वजह से इस नाटक को हम चार वेद नाटक कहते हैं। आगे आता है नौटंकी। अब नौटंकी से प्रश्न कहाँ से बनेगा, यह आपको नोट करना है कि नौटंकी के अंदर 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इस वजह से इसको नौटंकी कहते हैं। कौन कौन से? अब आपको 9 वाद्य यंत्र याद रखने हैं। एक तो है सारंगी, फिर हारमोनिया, तीसरा है शहनाई, फिर है चिकारा, ढोलक, नगाड़ा, मद्दा, चंग और ढपली। तो ये 9 वाद्य यंत्र आपको याद रखने हैं जो नौटंकी के अंदर उपयोग में लिए जाते हैं। भारत में नौटंकी का जन्म जो हुआ था साथियों, ये हाथरस में हुआ था। हाथरस हमारा उत्तर प्रदेश में आता है। और आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर नौटंकी के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है नत्थाराम। कौन है? नत्थाराम। ये आपको याद रखना है। ये तो हमारे भारत में प्रवर्तक है नौटंकी के नत्थाराम। अगर राजस्थान में इसके प्रवर्तक या जनक पूछा जाए, राजस्थान में कौन है इसके जनक? भूरीलाल बया। कौन है? भूरीलाल बया, जो डीक भरतपुर के निवासी हैं। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में नौटंकी के जनक कौन है, तो भूरीलाल बया आपको याद रखना है, जिनका संबंध डीक भरतपुर से है। राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए कि नौटंकी कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भरतपुर की, धौलपुर की, करौली की और सवाई माधोपुर जिले की। हाथरस जो शैली की नौटंकी साथियों, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भरतपुर जिले की। भाई भरतपुर जिले के अंदर हाथरस शैली की नौटंकी आयोजित की जाती है, जबकि सज्जन शैली की जो नौटंकी है वो करौली की प्रसिद्ध है। हमारे करौली जिले की प्रसिद्ध कौन सी है? सज्जन शैली की नौटंकी प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं हम। नौटंकी जो है साथियों, ये संगीत दंगल का एक रूप है और इसकी प्रमुख महिला कलाकार आपको याद रखना है नौटंकी में। विशेष में नोट करिएगा इस पॉइंट को कि अगर नौटंकी की आपसे महिला कलाकार पूछा जाए तो कौन है? गुलाबाई और कृष्णा। ये दोनों का नाम आपको याद रखना है, विशेष रूप से भूलना नहीं है। अब आता है हमारा बहरूपिया। बहरूपिया जो नाटक है साथियों, ये राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का है? भीलवाड़ा का है। बहरूपिया अगर पूछा जाए राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भीलवाड़ा का है। अगर आपसे इसके जनक या प्रवर्तक पूछा जाए तो कौन है बहरूपिया के? जानकीलाल भांड। याद रखना कौन है? जानकीलाल भांड, जिसको हम मंकी मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंकी मैन। आपको याद रखना है राजस्थान में मंकी मैन कौन प्रसिद्ध है? जानकीलाल भांड, क्योंकि ये बहरूपिया कला के क्या है? प्रवर्तक हैं या जनक हैं। और इन्होंने ही इस बहरूपिया कला का प्रदर्शन किया था लंदन के अंदर। और इसके प्रसिद्ध कलाकार अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? परशुराम है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? केलवा के। केलवा आता है साथियों, शायद मेरे हिसाब से राजसमंद जिले के अंदर आता है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा, केलवा के हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब प्रमुख बहरूपिया कौन कौन से हैं, बहरूपिया के अंदर कौन कौन से नाटक आते हैं, बहरूपियाओं के प्रकार आप सुनिएगा। एक तो है गुरु चेला, दूसरा है देवर भाभी, तीसरा है सेठ सेठानी और चौथा इसका जो रूप है बहरूपिया का वो है अर्ध नारीश्वर। तो इस प्रकार से आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। बहरूपिया कला का जो कलाकार है वो क्या कहलाता है? हस्तनाप कहलाता है। ये नोट कर लीजिए आप लोग। बहरूपिया कला का जो कलाकार है वो क्या कहलाता है? हस्तनाप कहलाता है। और बहरूपिया जो कला है मुख्य रूप से फागुन के महीने में आयोजित किया जाता है। उसके बाद में रामलीला। देखिए साथियों, रामलीला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ये राजस्थान में 2 जगह की प्रसिद्ध है। एक तो है बिसाऊ की, बिसाऊ आता हमारा झुंझुनू जिले के अंदर, और दूसरा है जुरहुरा, ये आता हमारा भरतपुर जिले के अंदर। तो 2 जगह की रामलीला आपको प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और रामलीला में रामायण के आधार पर अभिनय किया जाता है। रामायण को गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध किया था। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखा था, जिसको रामचरितमानस कहते हैं। क्या बोलते हैं? रामचरितमानस। क्लियर? जहाँ तक मुझे याद है। आगे चलते हैं। अब आता हमारा रासलीला। रासलीला साथियों प्रतिवर्ष ये शरद पूर्णिमा पर आयोजित होती है और इसके प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? हित हरिवंश है। हित हरिवंश।
शरद पूर्णिमा को आयोजित ये की जाती है ये रासलीला, तो कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है ये आपको याद रखना है। एक तो फुलेरा, फुलेरा हमारा जयपुर के अंदर आता है, और एक नाथ द्वारा, ये कहाँ आता है, राजसमंद के अंदर। तो नाथ द्वारा राजसमंद की और फुलेरा जयपुर की हमारी रासलीला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है ये रासलीला, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। उसके बाद में ख्याल। अब ख्याल से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, आपको याद रखना है ख्याल के बारे में जो आपको पॉइंट बताए जाएंगे, एक बार इन सभी को आप अच्छे से पढ़ के जाना है। ख्याल शब्द का अर्थ है साथियों खेल से, और मन में जो उत्पन्न विचार है अगर हम उनको रचनाओं में प्रकट कर देते हैं तो वही हमारा ख्याल कहलाता है। और इसका उद्गम 18वीं शताब्दी में हुआ था। ख्याल का उद्गम कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। और ख्याल का जो सूत्रधार है वो क्या कहलाता है? हलकारा कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इसको। ख्याल का सूत्रधार क्या कहलाता है? हलकारा कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए ख्याल के बारे में कुछ और भी, तो ये भी आपको याद रखना है। ख्याल के अंदर जो पात्र शामिल पात्र होते हैं उन पात्रों को हम खिलाड़ी कहते हैं, और इसका जो मुख्य खिलाड़ी होता है ख्याल का वो उस्ताद कहलाता है, और ख्याल का जो दल होता है उसको हम अखाड़ा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बनता है कि ख्याल के प्रकार कौन कौन से हैं। अब आपको प्रत्येक ख्याल और उसके प्रवर्तक के बारे में याद रखना है। सबसे पहले किशनगढ़ी ख्याल। तो किशनगढ़ी ख्याल साथियों अजमेर के अंदर प्रसिद्ध है, किशनगढ़ में, ठीक है। और इसके प्रवर्तक याद रखना कौन है? वंशीधर शर्मा। देखो वंशीधर शर्मा, ये आपको याद रखना। वंशीधर शर्मा तो किसके हैं? किशनगढ़ी ख्याल के। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वंशीधर भट्ट, कौन? वंशीधर भट्ट। ये वंशीधर भट्ट साथियों किसके प्रवर्तक हैं बताओ? ये अपने तमाशे के हैं। ये किसके हैं? तमाशे के प्रवर्तक हैं। तो दोनों में आप लोग यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे वंशीधर भट्ट पूछा जाए तो तमाशे के प्रवर्तक हैं, अगर वंशीधर शर्मा पूछा जाए तो ये किशनगढ़ी ख्याल के प्रवर्तक हैं। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को आप लोग। अगला ख्याल है हमारा माछ ख्याल। तो माछ ख्याल साथियों मारवाड़ का प्रसिद्ध है, यानी जोधपुर जिले के अंदर। मारवाड़ जो क्षेत्र है मुख्य रूप से जोधपुर में आता है, तो ये जोधपुर मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और इसके प्रवर्तक पूछे जाएं माछ ख्याल के तो कौन है? वगसुराम है। देखो थोड़ा सा गला खराब है मेरा, और मैं तबीयत मेरी थोड़ी ठीक रही है, फिर भी मैं आपको क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ आज। तो वगसुराम इसके प्रवर्तक हैं माछ ख्याल के। अब देखिए ढपली ख्याल जो है ये प्रसिद्ध कहाँ का है? सवाई माधोपुर का। यहाँ पर कोई प्रवर्तक नहीं था, प्रवर्तक का अभाव था यहाँ पर, यानी कि इसका कोई प्रवर्तक नहीं हुआ था। लेकिन आपसे क्षेत्र पूछा जाएगा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए बीकानेरी ख्याल, तो बीकानेरी ख्याल बीकानेर का प्रसिद्ध है। और इस ख्याल के अंदर गोपीचंद व अमर सिंह राठौड़ की ख्याल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बीकानेर के अंदर गोपीचंद की और अमर सिंह राठौड़ की जो ख्याल है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद जयपुरी ख्याल, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। और ये ख्याल जो है वो रूढ़िवाद से प्रभावित नहीं था, रूढ़िवादिता जो परंपरा थी उससे प्रभावित नहीं था। और इस ख्याल के अंदर जयपुरी ख्याल है उसमें स्त्रियों की भूमिका स्त्री ही निभाती थी। क्लियर? उसके बाद हमारा है हाथरसी ख्याल। हाथरसी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? ये नत्थाराम शर्मा है, और ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। हाथरसी ख्याल आपको पता है, ये नत्थाराम शर्मा है। उसके बाद कठपुतली ख्याल, ये भाट और नट जाति के द्वारा किया जाता है। कन्हैया ख्याल कहाँ का है? भरतपुर, सवाई माधोपुर और करौली। ये नोट कर लीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कन्हैया ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में नौटंकी ख्याल। नौटंकी का आपको पता ही है, नौटंकी पूछा जाए चाहे नौटंकी ख्याल पूछा जाए भरतपुर का प्रसिद्ध है, और ये भूरेलाल भैया इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है। अगला है हमारा कुचामनी ख्याल। प्रश्न को याद रखेंगे, कुचामनी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर का, कुचामन सिटी के अंदर। और इसके प्रवर्तक आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो लच्छी राम है। कौन है? लच्छी राम, जिसकी जाति क्या है? मेघवाल जाति के हैं, और इनका निवास स्थान कहाँ पर है? बुरसू गांव, नागौर जिले के रहने वाले हैं। ये आसाराम जी के पुत्र थे लच्छी राम। लच्छी राम ने 25 ख्यालों की रचना की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कुचामनी ख्याल में प्रमुख कलाकार कौन कौन है, तो इसके अलावा है हमारे उमगराज और बंसीलाल। कौन है? उमगराज और उगमराज, उगमराज, ठीक है ना, और बंसीलाल, ये दोनों नाम याद रखना। कुचामनी ख्याल में 3 पात्र होते हैं। पहला होता है राजा, दूसरा होता है रानी,
और तीसरा है हमारा जोकर। तो ये 3 पात्र होते हैं। इस ख्याल में रानी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लच्छी राम के प्रमुख ख्यालों की अगर बात करें हम, तो ये 3 ख्याल आपको याद रखने हैं। एक तो है रावड़ी मल, ठीक है, रावड़ी मल है ना, और दूसरा है मीरा मंगल, तीसरा है गोगा चौहान। तो ये 3 लच्छी राम के प्रमुख ख्याल हैं। अगर इसके प्रमुख विषयों की बात करें तो ये पीताम्बर, नागमती और सोना सुंदरी इसके प्रमुख विषय हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खास तौर से नहीं पूछा जाता। उसके बाद है हेला ख्याल। हेला ख्याल का क्षेत्र याद रखना है। एक तो सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और दौसा, ठीक है ना। ये पूछा गया प्रश्न है कि भाई सवाई माधोपुर का कौन सा ख्याल प्रसिद्ध है, तो हेला ख्याल, ठीक है ना। और इसके वाद्य यंत्र पूछा जाए तो आपको याद रखना कौन सा वाद्य यंत्र इसमें नौबत बजाई जाती है। इस ख्याल में रामायण में महाभारत की पंक्तियाँ पढ़ी जाती हैं। और हेला जो ख्याल है वो हेला या सायर जाति द्वारा प्रारंभ किया जाता है, ठीक है ना। हेला किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, सायर जाति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज़ लाइक कर दीजिए आप लोग। अगला हमारा शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल। शेखावाटी आप जानते हैं चिड़ावा कहाँ पड़ता है, झुंझुनू के अंदर, या और शेखावाटी चूरू झुंझुनू दोनों जिले आ जाते हैं। तो चिड़ावा ख्याल या शेखावाटी ख्याल कुछ भी कह लो, तो ये चिड़ावा झुंझुनू और सीकर जिले में प्रसिद्ध है। अगर आपको इसके प्रवर्तक पूछे जाए तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, नानूराम शर्मा। कौन है, नानूराम शर्मा। नानूराम शर्मा का शिष्य था जिसका नाम था दुलिया राणा। इस बंदे ने क्या किया था, जो हमारा शेखावाटी ख्याल था इसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किया था। तो इस प्रश्न को याद रखेंगे आप लोग। नानूराम शर्मा के जो शिष्य थे जिसका नाम था दुलिया राणा, दुलिया राणा का संबंध किससे, शेखावाटी ख्याल से, याद रखेंगे। और अगर प्रमुख वाद्य यंत्र पूछा जाए तो शेखावाटी ख्याल में एक तो हारमोनिया और दूसरा सारंगी, ये उपयोग में लिए जाते हैं। उसके बाद में तुर्रा कलंगी ख्याल। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रखेंगे। तुर्रा कलंगी जो ख्याल है वो प्रसिद्ध कहाँ का है, घोसुंडी, निम्बाहेड़ा और नीमच। तो घोसुंडी और निम्बाहेड़ा पड़ता है चित्तौड़ के अंदर, और नीमच पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहाँ का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और अगर इसके प्रवर्तक पूछा जाए तुर्रा कलंगी के, तो तुर्रा कलंगी में एक एक पॉइंट याद रखना। शाह अली जो है वो तो कलंगी, ठीक है, कलंगी के प्रवर्तक हैं, जिसको हम पार्वती का प्रतीक मानते हैं। और तुकनगीर के हैं तुर्रा, तुर्रा के प्रवर्तक कौन है, तुकनगीर। और तुर्रा किसका प्रतीक है, शिव का प्रतीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। तुर्रा कलंगी ख्याल का उद्गम साथियों चंदेरी से हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, चंदेरी से। चंदेरी पड़ता साथियों मध्य प्रदेश के अंदर। ये कलाकार मुस्लिम पीर संत थे। और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है, चंग है, चंग याद रखना। अब आपको देखते हैं तुर्रा जो है साथियों, इसमें 2 प्रमुख होते हैं इस ख्याल में, एक तो तुर्रा एक कलंगी। आपको पता है तुर्रा जो है वो हिंदू कलाकार होता है, जबकि कलंगी मुसलमान कलाकार होता है। और इस ख्याल में शास्त्र का ज्ञान काव्यात्मक होता है। उसके बाद में है रम्मत। अब देखिए रम्मत क्या है, रम्मत के बारे में पढ़ेंगे हम। ऐतिहासिक तथा पौराणिक काव्य रचना को रंगमंच पर प्रदर्शित करना रम्मत कहलाता है। रम्मत का उद्गम कहाँ से माना जाता है, जैसलमेर से माना जाता है। नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर की। रम्मत का प्रसिद्ध स्थल है साथियों आचार्यों का चौक। प्रसिद्ध स्थल पूछा जाए आपसे, रम्मत का प्रसिद्ध स्थल राजस्थान में कहाँ है, आचार्यों का चौक, बीकानेर जिला। अगर आपसे पूछा जाए कि रम्मत को प्रदर्शित करने वाला कलाकार क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं हम साथियों खेलार। क्या कहते हैं उसको, खेलार कहते हैं, जो रम्मत को प्रदर्शित करने वाला कलाकार है। जैसलमेर की रम्मत के बारे में अब सुनिएगा। जैसलमेर की जो रम्मत है उसका स्थल कहलाता है राम अखाड़ा या तेज अखाड़ा। और बसंत पंचमी से लगातार आकातीज तक इसका आयोजन किया जाता है। किसका, जैसलमेर की रम्मत का। इसमें प्रमुख रम्मत कौन कौन सी हैं, एक तो है देवर भाभी रम्मत और दूसरी है महेंद्र मूमल रम्मत। 2 रम्मत आपको याद रखनी है। तेज कवि ने 1943 ईस्वी में स्वतंत्र भावनी की रचना की, जिसे गांधी जी को भेंट किया था। तेज कवि जो थे, ठीक है ना, उसने 1943 में स्वतंत्र भावनी की रचना की। ये एक रम्मत है और जिसको गांधी जी को भेंट किया था। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तेज कवि, किसके, रम्मत के। ओके। उसके बाद में बीकानेर की रम्मत। बीकानेर की रम्मत का जो स्थल है साथियों वो कड़ा अखाड़ा कहलाता है, कड़ा अखाड़ा। रम्मत के पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। रम्मत में जो पाटा संस्कृति है
वो बीकानेर की देन है और ये रम्मत होली से शीतलाष्टमी तक आयोजित की जाती है। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद में है फक्कड़ दाता की रम्मत से बीकानेर में रम्मतों की शुरुआत हुई थी। बीकानेर में रम्मतों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फक्कड़ दाता की रम्मत से, याद रखेंगे इसको। और उसके बाद में हेड़ाऊ रम्मत, तो इसके प्रवर्तक आपको याद रखना है जवाहरलाल जी पुरोहित। जवाहरलाल जी पुरोहित हेड़ाऊ रम्मत के प्रवर्तक हैं और इसमें आदर्श पति पत्नी को दर्शाया जाता है। मकनायक जी की चौक में इसका आयोजन होता है। हेड़ाऊ रम्मत का आयोजन कहाँ होता है? मकनायक जी की चौक में। उसके बाद में अमर सिंह जी की रम्मत, यह रम्मत राष्ट्रभक्ति के लिए प्रसिद्ध है। एकमात्र यही लाइन याद रखनी है आपको कि राष्ट्रभक्ति के लिए प्रसिद्ध रम्मत किसकी है? अमर सिंह जी की, जो अमर सिंह राठौड़ जो है ना, उसकी रम्मत है ये। अमर सिंह है, कोई शासक होगा पता नहीं, तो उसकी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और उसके बाद में रावलों की सम्मत, रावलों की रम्मत, तो मारवाड़ के क्षेत्र में जो बहरोपिया या विभिन्न स्वांगों के माध्यम से रावल जाति द्वारा आयोजित होती है उसको हम रावलों की रम्मत कहते हैं। और ये मुख्यतः हास्यपद होती है, मतलब हंसी से संबंधित, हंसी मजाक वाली। अब नोट कीजिएगा, ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो डांकी की रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे उदयपुर की। और दूसरी है नारों की रम्मत कहाँ की है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा की। नोट कर लीजिए, दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। डांकी की रम्मत उदयपुर की है और नारों की रम्मत मांडलगढ़ भीलवाड़ा की है। उसके बाद में आता है हमारा दंगल। दंगल आपने सुना होगा खूब। तो 2 दलों में धरातल पर बैठकर जो शास्त्रीय गायन किया जाता है उसको हम दंगल कहते हैं। और एक दल में लगभग 100 लोग हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इस रम्मत जो हमारा ये दंगल है ना, इस दंगल के अंदर वाद्य यंत्र जो काम में लिया जाता है वो है हमारा ढोल या हारमोनिया। क्लियर? और प्रसिद्ध कहाँ का है? ये हमारा है सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर जिले का। अब बात करें कन्हैया दंगल। कन्हैया दंगल कहाँ गाया जाता है? तो ये करौली जिले में। और रशिया दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है? डीग, भरतपुर का। तो ये दोनों नोट कर लीजिए आप लोग। अब नोट कीजिएगा, ये बिल्कुल ये प्रश्न आ चुका है, 3 बार एग्जाम में आया है ये, 3 बार प्रत्येक एग्जाम में आ चुका है। तो ये आपसे पूछा जाए नाहन महोत्सव, नाहन महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगोद कोटा का। सांगोद कोटा का। इसमें क्या होता है? कुंवारी कन्या जो होती है ना, वो स्नान करती है। 1871 में इसकी प्रारंभ की गई थी वीर सांगा गुर्जर की स्मृति में। ठीक है ना, 1871 में नाहन महोत्सव का शुभारंभ हुआ था वीर सांगा गुर्जर की स्मृति में। और होली पर आयोजित होता है तथा 7 लड़कियों की देवी के रूप में शोभा यात्रा निकाली जाती है। और ये नाहन महोत्सव, इतना याद रखना आपको, नाहन महोत्सव कहाँ पर कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगोद का, कोटा में। उसके बाद में रासमंडल। रासमंडल साथियों कहाँ का है? प्रसिद्ध डूंगरपुर बांसवाड़ा का। ठीक है ना, बागड़ प्रदेश में। और इस नाटक में भगवान श्री कृष्ण के पैरों में घुंघरू बांध करके कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। बागड़ क्षेत्र में श्री कृष्ण का अवतार कौन मानते हैं? संत माप जी को मानते हैं। संत माप जी को माना जाता है, आपको पता हो तो, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, संत माप जी। ठीक है ना, बागड़ में इसको कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो बस यहीं पर आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है, आज का टॉपिक। अगले टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए कि चैनल पर क्लासें अब रेगुलर रहेंगी, प्रतिदिन आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद साथियों।